नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी जो वीडियो है काफ़ी पसंद आ रही हैं और इसी सीरीज़ को लेकर हम आज ईबीएस का जो चैप्टर नंबर 2 है फूड यानी कि भोजन, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वीडियो की तरह ही पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लिखा है चैप्टर नंबर 2 भोजन यानी कि फूड। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे भोजन की आवश्यकता की कि भाई भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भाई ये तो आप सभी को ज्ञात ही है कि भोजन मनुष्य की पहली और सबसे आवश्यक ज़रूरत है। कि भोजन क्या है, हर मनुष्य की पहली और सबसे आवश्यक ज़रूरत है। ये जीवित रहने के लिए अनिवार्य है क्योंकि शरीर की जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आप सभी को पता ही है कि विदाउट जीवन आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है ही नहीं। ऊर्जा का स्रोत, भाई ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे चलना, दौड़ना, सांस लेना आदि कार्य पूरे होते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि भी आपको कोई भी कार्य करना है, जैसे आपको चलना है, दौड़ना है, सांस लेना है, तो इन सभी कार्यों के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ऊर्जा है हमें ये भोजन से प्राप्त होती है। इसीलिए जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं उन सभी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके क्या क्या स्रोत होते हैं। तो मनुष्य और सभी जीव जंतु अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में गेहूं, चावल, दाल, नमक, घी, तेल, जल आदि पदार्थ शामिल होते हैं। ये खाद्य पदार्थ हमें पौधों, प्लांट सोर्स और जंतुओं, एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति के जो भोजन में गेहूं, चावल, दाल, नमक, घी, तेल, जल आदि पदार्थ शामिल होते हैं और ये जो सारे के सारे प्राप्त होते हैं या तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोत हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं पादप स्रोत यानी कि पादप उत्पाद यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स, और दूसरे होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम जो पादप उत्पाद हैं यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स हैं इनको देख लेते हैं। तो जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें जैसे हम पढ़ते हैं गेहूं, चावल, दाल, फल और सब्जियां आदि और भी बहुत सारे मिलते हैं। पौधों से प्राप्त पदार्थों में मुख्यतः ऊर्जा, विटामिन और फाइबर मिलते हैं। और पौधों से हमें जितने भी ये खाद्य पदार्थ मिलते हैं हमें क्या मिलता है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन मिलते हैं और फाइबर मिलते हैं। पादप उत्पाद वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मनुष्य को पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले आदि प्रमुख हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं जैसे विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और शर्करा। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलती हैं। ठीक हो गया। अगला अब हम देख लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट यानी कि जंतु उत्पाद। इसमें हम पढ़ते हैं दूध, अंडा, मछली, मांस, मुर्गा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं। जिसे जंतु स्रोतों से प्राप्त पदार्थों में प्रोटीन, वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं। कि जितने भी ये एनिमल प्रोडक्ट होते हैं इनमें प्रोटीन और वसा जो होती है ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम इनका वर्गीकरण करके एक एक का पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य वर्गीकरण पढ़ेंगे प्लांट्स का, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड फूड, यानी कि जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फल के बारे में। तो फल आप सभी को ज्ञात है, फल को हम फ्रूट्स बोलते हैं। पोषक तत्व फलों से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, शर्करा मिलते हैं और खनिज लवण मिलते हैं। प्रकार भाई ये रसदार फल भी होते हैं और शुष्क फल भी होते हैं। रसदार फल में हम पढ़ते हैं अमरूद, सेब, संतरा, आम, अंगूर, अनार, केला, ये सारे के सारे रसदार फलों के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि शुष्क फल में आते हैं काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट। ठीक है, सब्जियां अब हम देख लेते हैं। देखो सब्जियों से हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। तो पौधों के विभिन्न भागों को सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है और हम क्या करते हैं, पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उन्हीं का सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। मुख्यतः आलू, मूली, सलजम, भिंडी, करेला, फूल गोभी और भी बहुत सारी जो सब्जियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, सोया और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका हम पत्तेदार सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। अनाज देख लेते हैं। अनाज में हम सीरियल्स एंड पल्सेस, दालों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख अनाज धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये प्रमुख अनाज होते हैं। इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट हमें किन से सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। तो हमें अनाज से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। दालें देख लेते हैं। दालों में अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर और भी बहुत सारी हैं। और दालों में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अनाजों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है और दालों के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं मसाले एवं पेय पदार्थ यानी कि स्पाइसेस एंड बेवरेज। अब इसमें हम देख लेते हैं भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के लिए हम मसालों का प्रयोग करते हैं। तो हम मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये करते हैं भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के लिए। ये मसाले मुख्यतः पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ मसाले औषधीय गुणों से ही भरपूर होते हैं और जो कुछ मसाले होते हैं उनमें
औषधीय गुण भरपूर मात्रा में भरे हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको भी पौधों से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि हमारे चाय, कॉफ़ी और कोको, ये सारे के सारे हमें पौधों से प्राप्त हो जाते हैं। कुछ मुख्य मसाले भी हैं जैसे अदरक, हल्दी, सौंठ, प्याज, केसर, लाल मिर्च और लौंग, ये भी मुख्य मसालों के अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ा-सा हम पेय पदार्थ देख लेते हैं, यानी कि पेय पदार्थ को हम बेवरेजेस भी बोल देते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले पेय पदार्थ, पौधों से जो हमें प्राप्त होते हैं चाय, कॉफ़ी और कोको, ये सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं। अब इनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एनिमल बेस्ड फूड सोर्स, तो जंतु उत्पाद हैं वो कौन-कौन से हैं? मनुष्य केवल पौधों पर ही नहीं बल्कि अनेक खाद्य पदार्थों के लिए जंतु पर भी निर्भर रहता है। यानी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि 100% पौधों के ऊपर डिपेंड नहीं है, जबकि उसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो जंतुओं से भी मिलते हैं। जंतुओं से प्राप्त भोजन मुख्यतः मांस, मछली, अंडा, दूध, शहद आदि होते हैं। जंतुओं से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनके अंदर मांस, मछली, अंडा, दूध और शहद, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, इन पदार्थों से क्या मिलता है? प्रोटीन, वसा, खनिजों की पूर्ति होती है जो शरीर निर्माण और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक हो गया? अब कुछ की पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि हमने अभी जितना पढ़ा है तो उसके कुछ की पॉइंट है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। देखो ये की पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। जैसा कि हम पढ़ेंगे कि मांस, अंडा, मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? मांस, अंडा और मछली। दूध और घी से वसा और कैल्शियम प्राप्त होता है। तो वसा और कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? दूध और घी से होता है। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। जंतु उत्पादों का उपयोग ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके स्रोत क्या हैं। इस लाइन में आपको खाद्य पदार्थ देखने को मिल जाएंगे और इस लाइन में आपको स्रोत देखने को मिल जाएंगे। तो शहद जो होता है वो मधुमक्खी से प्राप्त होता है। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी से मिल जाता है। तेल और घी हमें पौधे और जंतुओं से मिल जाते हैं। ठीक है? साग हमें पौधों के तने और पत्तियों से मिल जाता है। दालें हमें पौधों के बीज से मिलते हैं। चीनी हमें पौधे यानी कि गन्ने के रस से मिल जाती है। चाय हमें पौधों की पत्तियों से मिल जाती है। कॉफ़ी हमें पौधों के बीज से मिल जाती है। बाकी इतनी चीज़ें आपने थोड़ी-सी ध्यान रख लेनी है। बाकी अब हम देख लेते हैं भोजन की आवश्यकता। तो देखो ये भोजन की आवश्यकता क्या होती है, तो बताने की किसी को ज़रूरत भी नहीं है। भोजन प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ये ना केवल जीवन को बनाए रखने में सहायक है बल्कि शरीर की वृद्धि और विकास में भी मदद करता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना, दौड़ना, काम करना आदि के लिए आवश्यक होती है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। पौधे और जंतु, भोजन में अंतर, यानी कि पौधे और जंतुओं के भोजन में क्या अंतर होता है, अब थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। तो देखो ये तो आप सभी को ज्ञात ही है कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा, इसीलिए इनको हम उत्पादक कहते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको हम उपभोक्ता कहते हैं, जो कि ये उत्पादक के द्वारा बनाए गए खाने का प्रयोग करते हैं। जंतुओं के प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो भोजन के आधार पर जो जंतु होते हैं, सर्वप्रथम शाकाहारी, इनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो शाकाहारी जंतु होते हैं जो जंतु केवल पौधों पर आधारित भोजन करते हैं, जैसे घास, फल, बीज, उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आ जाता है हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, गिलहरी, मुर्गी, मधुमक्खी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए 100% पेड़ पौधों और पेड़ पौधों से बने उत्पादों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको हम हर्बीवोर्स कह देते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए मांस के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाकर जीवित रहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, गिद्ध, मकड़ी, छिपकली, मेंढक, ये सारे के सारे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं ओमनीवोरस, यानी कि सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी जंतु वे होते हैं जो जंतु पौधों व जंतुओं दोनों को खाते हैं, यानी कि सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी कि दोनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भोजन के लिए पौधों और जंतुओं दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मनुष्य ही आ जाता है कि जो पौधों के ऊपर भी डिपेंड रहता है और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, तिलचट्टा, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो देखो तिलचट्टा क्या है, ये सर्वाहारी है। तो तिलचट्टा का कई बार एग्जाम्पल पूछा गया है कि तिलचट्टा शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या परजीवी है। तो इस तरह का क्वेश्चन तिलचट्टा से कई बार पूछा गया। तो तिलचट्टा क्या है, सर्वाहारी है, आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। बाकी अब एक टेबल सी हमने बना रखी है, ये जंतुओं का वर्गीकरण यहाँ पर दे रखा है। इस लाइन में आपको शाकाहारी मिल जाएंगे, यहाँ मांसाहारी मिल जाएंगे और यहाँ सर्वाहारी मिल जाएंगे। तो इनको देख लेते हैं। शाकाहारी कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, गिलहरी, चूहा, मुर्गी, मधुमक्खी, ये सारे के सारे शाकाहारी में आ जाते हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, गिद्ध, मकड़ी, छिपकली, मेंढक, ये सारे के सारे मांसाहारी में आ जाते हैं। सर्वाहारी देख लेते हैं, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, तिलचट्टा, ये सारे के सारे सर्वाहारी में आ जाते हैं। तो ये भी आपने थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं। आगे हम देख लेते हैं भोजन के अवयव, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अब इनको देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर के कार्य, वृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन आवश्यक होता है। भोजन के कई अवयव होते हैं जो शरीर के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो भोजन के अवयव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो भोजन का मुख्य अवयव है ये, और जिससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है चावल, गेहूं और दाल आदि। ठीक है, यह स्टार्च के रूप में होता है जो शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्टार्च के रूप में पाया जाता है और बाद में ये प्रोसेस के द्वारा इसको शुगर यानी कि शर्करा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा बदलते हैं, तो वो प्रक्रिया हम देख सकते हैं। स्टार्च पाचन के द्वारा छोटे छोटे शर्करा में टूटता है, यानी कि पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो स्टार्च होता है ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, शर्करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो शर्करा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये सुबसन यानी कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक हो गया ना। बाकी इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो ये C12H22O11, ये 12O2, तो ये टूट जाता है 12CO2 प्लस 11H2O प्लस ऊर्जा में ये टूट जाता है। ठीक हो गया। कार्य इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। अधिक कार्य करने से थकान और सुस्ती को कम करता है। देखिए, जब हम अधिक कार्य करते हैं तो उस समय थकान और सुस्ती को जो कम करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। अब हम देख लेते हैं वसा के बारे में। तो वसा को हम फैट्स भी बोलते हैं। भोजन का दूसरा मुख्य अवयव, तो ये जो फैट है ये कार्बोहाइड्रेट के बाद भोजन का दूसरा मुख्य अवयव आता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत देख लेते हैं। तेल, घी, मक्खन, पनीर, दूध आदि। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ऊर्जा बैंक के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये जो फैट्स होता है इसको हम शरीर का ऊर्जा बैंक भी कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन में सहायक, कोशिका झिल्ली की संरचना में योगदान। तो कोशिका झिल्ली की संरचना में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। अत्यधिक ठंड में शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, कि जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो ये क्या करता है, शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसा की परत जैसे हेल या वालरस आदि के रूप में होता है। जैसे आप देखेंगे आपकी जो ऊपरी बाहरी त्वचा है तो इसके तुरंत नीचे इसकी वसा की परत जमी होती है। इसकी त्वचा के नीचे वसा की जो मोटी परत होती है तो हम कहते हैं कि भाई इसकी जो चमड़ी है बहुत मोटी है। अगला अब हम देख लेते हैं कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि देखो ये जो वसा है ना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। लिखा है अधिक वसा सेवन से शरीर में मोटापा और कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। कि अगर आप अधिक वसा का सेवन कर लेते हैं तो आपके शरीर में मोटापा आ जाता है, आप मोटे हो जाते हैं और आपकी जो कार्य क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। तो बहुत हानियाँ भी हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप अधिक वसा का सेवन कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रोटीन, अब थोड़ा प्रोटीन देख लेते हैं। इसको हम भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत में कौन सहायक होता है, तो ये होता है प्रोटीन। बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बना होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य किसका होता है, तो ये होता है प्रोटीन का। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्रोत प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, दूध, मछली, अंडे, दाल, अंकुरित अनाज, मांस, सोयाबीन, पनीर आदि से हमें प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकुरित अनाज से हमें भोजन का कौन सा अवयव प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। विशेषताएं थोड़ी सी देख लेते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे तत्व भी होते हैं। यानी कि प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है। तो शरीर के ऊतकों का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी आदि भी प्रोटीन से बनते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, ये सारे के सारे किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाई जब ये सारी की सारी चीज़ें प्रोटीन से बनी है तो इसका मतलब ये है कि शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन अत्यधिक आवश्यक होता है। प्रोटीन के अब हम थोड़े से कार्य देख लेते हैं। तो प्रोटीन के कार्य हो जाएगा ऊतकों और अंगों की मरम्मत करना। तो ऊतकों और अंगों की मरम्मत का कार्य किसका होता है, प्रोटीन का होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। शरीर में अम्लों की हुई क्षति की टूट फूट को सुधारता है। नए कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। तो ये सारे के सारे प्रोटीन के कार्य आ जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। प्रोटीन के कार्य से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम बाद में जो क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें भी आप देख लेना, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब विटामिन देख लेते हैं। शरीर में सामान्य क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म रसायन। तो ये क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म रसायन होते हैं।
और इनका उपयोग क्या होता है, सामान्य क्रियाओं, वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं ये शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अत्यधिक आवश्यक है। चाहिए तो ये बहुत ही कम मात्रा में, परंतु बहुत अधिक आवश्यक होते हैं ये सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। विटामिन के स्रोत, विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? हरी सब्जियां, फल फूल, मछली, अंडा, गाजर, टमाटर, नारंगी, आंवला, अंकुरित अनाज, मछली, तेलयुक्त आदि, इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं। प्रमुख विटामिन और उनके कार्य, हम एक एक विटामिन को देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो जितने हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना ही पोर्शन मैंने यहाँ पर लिया है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि देखो ज़्यादा अगर डीप में चले जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं करानी है, या आप किसी हाई लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका यूटेट या सीटेट फर्स्ट है, और जहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ बेसिक ही रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं रखा है। ठीक हो गया। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए को देख लेते हैं। विटामिन ए क्या करता है? आंखों की रोशनी बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। लक्षण, रतौंधी रोग में क्या लक्षण होते हैं कि अंधेरे में कम दिखाई देता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। स्रोत विटामिन ए कहाँ से मिलता है? हमें पालक, गाजर, मक्खन, दूध आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, इतने ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और इन लक्षण से पूछ लेता है कि भाई ये लक्षण किस रोग में दिखाई देते हैं, या किस विटामिन की कमी से ये लक्षण दिखाई देते हैं, और पूछ लेता है कि भाई इनके स्रोत क्या क्या हैं। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। दूसरा विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है, देखिए विटामिन जो बी होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, इसकी कमी से जो रोग हो जाता है बेरी बेरी हो जाता है। लक्षण क्या होता है? मांसपेशियों की दुर्बलता, यानी कि मांसपेशियां आपकी कमजोर होने लग जाती हैं, शरीर में थकावट महसूस होती है। स्रोत ये विटामिन बी कहाँ से मिलता है? हमें अंकुरित अनाज से मिलता है। हाथ से कूटा धान, कि जो कूटा हुआ धान होता है वहाँ से क्या मिलता है? विटामिन बी मिलते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है विटामिन सी। ठीक है, कमी से इसकी स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आ जाता है, कमजोरी हो जाती है। लक्षण, मसूड़ों में खून आना। ठीक हो गया। तो ये स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के क्या लक्षण होते हैं? कि मसूड़ों में खून आ जाता है और कमजोरी होती है। ठीक है, ये इसके लक्षण हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं इसके स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत होता है टमाटर, आंवला, नारंगी, गाजर और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जितने भी खट्टी चीजें होती हैं वो सारे के सारे इसके स्रोत होते हैं। विटामिन डी देख लेते हैं। ये क्या होता है? हड्डियां मजबूत करता है। कमी से इसकी रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये इसके लक्षण है। बच्चों में टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाती हैं, ये भी सारी के सारे विटामिन डी के कमी से होते हैं। स्रोत क्या होता है? मछली का तेल, अंडा और धूप। धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, खनिज लवण देख लेते हैं, यानी कि मिनरल्स को देख लेते हैं। शरीर में आवश्यक जैविक क्रियाओं और विकास के लिए आवश्यक तत्व है। शरीर स्वयं नहीं बना सकता, इन्हें भोजन से लेना पड़ता है। देखो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से आवश्यक तत्व हैं जिनको शरीर स्वयं नहीं बना सकता? तो ये हैं सारे के सारे मिनरल्स, यानी कि खनिज तत्व। अब ये कौन कौन से खनिज तत्व हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। तो प्रमुख खनिज तत्व भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पहले देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डियां और दांत मजबूत करता है। कमी से हृदय कार्य नहीं करता। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपका जो हृदय होता है वो काम करना बंद कर देता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? रोग, यानी कि अस्थियां का क्षय, यानी कि बोन डिके, यानी कि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमजोर होकर टूटने लग जाती है। दांतों का क्षय, दांत डिके, यानी कि टीथ डिके, यानी कि आपके जो दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। ठीक है, लक्षण देख लेते हैं। कमजोर दांत और हड्डियां जाती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है। आप देख लेते हैं अगला तत्व आ जाता है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? कि हड्डियों और दांतों के विकास में सहायक होता है, शरीर को ऊर्जा देने में सहायता करता है। आयरन देख लेते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन मदद करता है? आयरन करता है। रोग अगर इसकी शरीर में कमी जाती है तो एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी से जो रोग होता है उसको हम एनीमिया बोलते हैं। लोहा आयरन की कमी जाती है, लक्षण कमजोरी महसूस होती है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं और थकावट होती है। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपके ये तो ठोड़ी होती है गालों के नीचे, तो जब आपको घेंगा रोग हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? एक छेद वाली जो पट्टी होती है वो आपके दोनों साइड लगा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? गले की ग्रंथि का फूल जाना, आपके जो गले की ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। थायराइड समस्या, थायराइड की समस्या हो जाती है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो यहाँ पर फूल जाती है, थायराइड समस्या हो जाती है। अन्य खनिज भी हैं वो सारे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं,
जिनके अंदर सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, कोबाल्ट आदि शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। खनिजों के स्रोत क्या होते हैं? अब स्रोत देख लेते हैं। तो दूध, दालें, अनाज, हरी सब्जियां, नमक, समुद्री भोजन आदि ये सारे के सारे खनिजों के स्रोत हैं। और देखिए हरी सब्जियां जो है वो हर जगह आ ही जाती हैं। वाटर यानी कि जल देख लेते हैं। तो देखिए ईवीएस के अंदर हमारा जो जल है यानी कि वाटर है, इसका एक अलग से चैप्टर है। तो जो ज़्यादा जानकारी है हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ से बेसिक सा देख लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसको दे रखा है, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। बाकी जो जल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जल चक्र वगैरह हो गया, जल की क्या प्रणाली होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल का महत्व देख लेते हैं सीधा। जल सभी सजीवों के शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली का मुख्य आधार है। ये भोजन के पाचन, अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन और कई जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जल बराबर जीवन, बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, तो बस वो यही है, जल बराबर जीवन। जल नहीं तो जीवन नहीं। शरीर की 60 से 70% मात्रा जल होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 60 से 70% जो मात्रा होती है उसमें जल ही पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति 100 किलो का है तो उसके अंदर लगभग 70 केजी क्या होगा? पानी ही पानी होगा। बाकी 30 केजी जो होगा वो अन्य मटेरियल होगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 70% होता है वो एक आदमी के अंदर लगभग पानी ही पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में जल देख लेते हैं। भोजन के दौरान हम जल अलग से पीते हैं, लेकिन अन्य खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि में भी जल की मात्रा होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं कि एक अंगूर में 80% जल होता है। ठीक है? यानी कि अगर अगर आप 1 केजी अंगूर ले लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग जो 800 ग्राम है वो आपका जल ही होगा। 200 ग्राम ही आपका जो अंगूर वाला मटेरियल होगा वो आपको मिलने वाला है। ठीक है? अगला देखते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा। एक 12 वर्षीय लड़के यानी कि 35 किलोग्राम वजन वाला के शरीर में लगभग 25 किलोग्राम जल ही होता है। ठीक हो गया? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल सभी उचित मात्रा में है उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि संतुलित आहार तो वही होगा जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, भोजन के अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक उचित मात्रा में होते हैं, उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार के घटक और उनके कार्य क्या होते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा और इनकी जो सारी की सारी डिटेल्स में है मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। ठीक है? तो और हम देख लेते हैं प्रोटीन होता है, विटामिन, खनिज और जल होते हैं। एक सामान्य वयस्क के लिए दैनिक संतुलित आहार की मात्रा। अब संतुलित आहार की मात्रा से क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति को कितना संतुलित आहार लेना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है? तो ये देखो, एक आदमी को पर डे कितने ग्राम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो चावल और गेहूँ की जो आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को पर डे वो होती है 400 ग्राम। दाल की आवश्यकता होती है 100 ग्राम। साग और सब्जी की आवश्यकता होती है 300 ग्राम। इसके अंदर हम कंद मूल भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो कंद मूल भी इसी के अंदर आ जाते हैं। बाकी फल लगभग 50 ग्राम, चीनी या गुड़ 50 ग्राम, मांस, मछली या अंडा लगभग 60 ग्राम, दूध 300 ml, तेल या घी 60 ml। तो ये संतुलित आहार के अंदर जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके ग्राम के हिसाब से, वेट के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि एक व्यक्ति को संतुलित आहार के अंदर, बैलेंस डाइट के अंदर कितने ग्राम दाल की पर डे आवश्यकता होती है? तो कितने ग्राम पर डे दाल की आवश्यकता होती है? वो होती है 100 ग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये मैंने जितनी भी यहाँ पर बैलेंस डाइट आपको बताई है, आपने इसका क्या रखना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है? अब अगला देख लेते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये क्या है, हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा निष्कर्ष भी है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जल शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है। तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है? वो पाया जाता है जल। संतुलित आहार बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य होता है। संतुलित भोजन के घटक 6 मुख्य पोषक तत्व। तो संतुलित भोजन के जो घटक होते हैं उसमें 6 मुख्य पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। जल की कमी से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, थकावट और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर को कार्य करने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, परंतु फिर भी एक रिवीजन के तौर पर ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। स्वस्थ दांतों के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी आवश्यक होता है। केवल कैल्शियम ही नहीं बल्कि फास्फोरस भी दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन को शरीर के निर्माण की ईंट कहा जाता है। तो प्रोटीन को शरीर के निर्माण की ईंट भी कहा जाता है। चावल व गेहूँ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ये अनाज मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना कि प्रोटीन या वसा। यानी कि जो चावल और गेहूँ होते हैं ये क्या करते हैं? मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन और वसा नहीं मिलती है इनसे। कॉफ़ी
पौधों के बीज से बनती है। तो कॉफ़ी किससे बनती है? पौधों के बीज से बनती है। कॉफ़ी के बीजों को भूनकर पीसा जाता है जिससे कॉफ़ी पाउडर तैयार होता है। तो कॉफ़ी पाउडर कैसे तैयार होता है कि जो कॉफ़ी के बीज होते हैं उनको भूनकर पीस लेते हैं, तब जाकर जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो तैयार हो जाता है। अब आ जाता है तिलचट्टा। तिलचट्टा क्या होता है? सर्वाहारी श्रेणी में आता है। तो ये मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तिलचट्टा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तिलचट्टा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। तो हीमोग्लोबिन किससे बनता है? प्रोटीन से मिलकर बनता है। यह लौह तत्व आयरन और प्रोटीन का संयोजन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का सारा सारांश था, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे बता दिए हैं, और इस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो दोस्त हैं यूटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लेना। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन रखे हैं, भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इनके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों का जो सेवन हम करते हैं वो किसकी प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? क्या विटामिन की प्राप्ति के लिए? ये बिल्कुल सही है। खनिज लवण की प्राप्ति के लिए, तो फलों से हमें खनिज लवण भी मिलते हैं, शक्कर यानी कि शर्करा भी मिलती है, यानी कि ये सभी मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो मसालों का से हमें क्या क्या मिलता है? तो स्वादिष्ट बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। सुपाच्य बनाने के लिए, तो ये भी सही लग रहा है। पौष्टिक बनाने के लिए, तो भाई पौष्टिक भी बना सकते हैं क्या? तो ये ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो भोजन को स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मसालों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में प्रचलित पे कॉफ़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो पे कॉफ़ी होती है हमें ये कहाँ से मिलती है? कॉफ़ी हमें कहाँ से मिलती है ये पूछा गया है। तो कॉफ़ी हमें मिलती है बीजों से। तो बीजों को पीसकर हम इसका पाउडर बना लेते हैं, तब जाकर हमें ये कॉफ़ी प्राप्त होती है। अगला है कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि? तो भोजन जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? जीवित रहने के लिए, बिल्कुल सही है। शारीरिक वृद्धि के लिए, ये भी चाहिए। शारीरिक क्रियाओं के लिए, यहाँ पर भी भोजन चाहिए। तो मतलब उपरोक्त सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगला आता है कि जंतु भोजन के लिए किन किन पर निर्भर रहते हैं? तो जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो जो जंतु भोजन के लिए होते हैं ये उत्पादकों पर भी निर्भर रहते हैं, उपभोक्ताओं पर भी निर्भर रहते हैं, परंतु अपघटक पर कोई नहीं रहता। इसका मतलब उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? देखो तिलचट्टा मैंने बोला था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो तिलचट्टा जो होता है वो सर्वाहारी श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सेब, संतरा, अनार और केले खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि? इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने सेब, संतरा, अनार और केले खाए और उसने ये बताया कि भाई ये जो संतरा था इसका स्वाद सबसे अलग था, बताओ क्यों था? तो इसका स्वाद सबसे अलग क्यों था? क्योंकि आप सही को बताया भी सेब, अनार और केले इन सभी में तो अलग विटामिन पाया जाता है, परंतु ये जो संतरा होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए इसका स्वाद क्या था? सबसे अलग था। ठीक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो उच्चतम जो पोषण स्तर होता है वो किसको प्राप्त होता है? ये होता है अपघटक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो इनमें से जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं वो डायरेक्टली जो पादप को खाते हैं। तो पादप को इनमें से कौन खाएगा? हिरण खाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? यानी कि मानव के लिए हानिकारक कौन सी धातु है यहाँ पर? तो जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सीसा। तो सीसा जो होता है ये मानव के लिए हानिकारक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेंढक होते हैं। तो एक तालाब पारितंत्र के अंदर जो बड़ी मछलियाँ होती हैं और कछुए होते हैं और ये मेंढक होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये सारे के सारे होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ ये किसको खाएंगे? भी छोटी मछलियों को खाएंगे। कछुए ये भी किसको खाएंगे? भी छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको खाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये क्या आ जाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाते हैं। अगला है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता। अभी घास में पाए जाने वाले कीट खाता तो उसकी भैंस पे क्यों बैठता? वो घास भी बैठता। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है? नहीं नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है।
भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ये सहजीविता का उदाहरण है कि भैंस क्या होती है, बगुलों को बैठने के लिए एक स्थान प्रदान करती है, जबकि जो बगुला होता है भैंस की पीठ से जो कीड़े होते हैं, परजीवी होते हैं, उनको खाकर उसको आराम देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो अपघटक कौन होते हैं पोषण की दृष्टि से, ये हमने बताना। तो जो अपघटक होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बैक्टीरिया एवं फफूंदी कहे जाते हैं। तो बैक्टीरिया और फफूंदी को हम अपघटक कहते हैं। तो ये क्या सारे के सारे अपघटक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह, तो ये क्या होता है, जल की अशुद्धियों को घोल लेता है, ऐसा नहीं है। अनुर्वरी कारक है, ऐसा भी नहीं है। उपचायक है, यानी कि बिल्कुल उपचायक है, यानी कि ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो विटामिन कैसे पदार्थ हैं ये हमने बताना है। तो विटामिन कैसे प्राप्त होते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है कि ये क्या होते हैं, इनकी थोड़ी मात्रा में ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है कि चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है। तो यहाँ पर स्टार्च का बहुलक पूछ लिया, तो स्टार्च का बहुलक क्या होता है, शर्करा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्टार्च होता है यही ब्रेक डाउन होकर टूट टूट कर शर्करा में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बसिए पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या इसमें विटामिन होते हैं, नहीं होते हैं। भाई बसा में विटामिन नहीं होती, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो रही है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है। देखिए गले की जो ग्रंथि है, यानी कि थायराइड जो ग्लैंड है, उसमें असाधारण रूप से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आयोडीन की कमी हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी बहुत आवश्यकता होती है दांतों के निर्माण के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि कि संतुलित आहार के अंदर जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं उनका होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक, तो ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, इसीलिए तो यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाथ से कुटा हुआ धान किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है। तो जो हाथ से कुटा हुआ धान होता है ये विटामिन वी का स्रोत होता है। ठीक है, और ये आपको हमने अच्छे से थ्योरी में भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि, तो क्यों होती है, तो बच्चे में कैल्शियम नहीं पाया जाता भी, ऐसा तो नहीं है। बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा नहीं पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे की निरंतर वृद्धि होती रहती है, ये बिल्कुल सही है कि भाई बच्चों की क्या है, निरंतर वृद्धि होती रहती है और वृद्धि के लिए उसकी जो अस्थियां होती हैं सबसे पहले तो उन्हीं की वृद्धि होगी, तभी जाकर किसी भी बच्चे की वृद्धि होगी, इसीलिए कैल्शियम की उनको अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा। यानी कि किसी व्यक्ति के दांतों में दर्द हो रहा है तो उसके दांतों का दर्द दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के फल खाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए उसको क्या है, विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी, और विटामिन सी जो मिलेगा हमें, क्या सूक्ष्म फल में मिलेगा, नहीं। ताजा फल में मिलेगा, नहीं। खट्टे एवं रसदार फल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही विटामिन सी मिलेगा और विटामिन सी क्या करता है, वो दांतों के दर्द निवारण का कार्य करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ये इकाइयाँ क्या कहलाती हैं। तो दूध की जो प्रोटीन होती है ये बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, तो ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं, तो इनको बोलते हैं अमीनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो ये तो 25 क्वेश्चंस थे जो भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए थे, हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, और इस चैप्टर की हमने थ्योरी भी सारी की सारी कंप्लीट कर ली है और साथ साथ में क्वेश्चंस भी हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अब आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो साथी हैं यूटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।